न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक अलग अंदाज नजर आया। दरअसल वो इंदौर में एक शादी समारोह के दौरान डांस करते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड के कई गानों पर डांस किया। उन्हें देखकर वहां मौजूद लोग भी खुद को थिरकने से नहीं रोक सके। कैलाश विजयवर्गीय का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूफी गायक कैलाश खेर बिहार के सीतामढ़ी में आयोजित एक महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने गीतों से कार्यक्रम में समा बांध दिया। लोग उनके गीतों पर झूमते रहे। देर रात तक वहां इसी तरह का माहौल बना रहा। सीतामढ़ी में माता सीता के प्रकटोत्सव के मौके पर यह आयोजन हुआ। कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हुई ना छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में दान के लिए लगे क्यूआर कोड के मामले में पुलिस में शिकायत की गई। दरअसल सोशल मीडिया पर इस क्यूआर कोड की तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें दिख रहा था कि ये क्यूआर कोड केदारनाथ मंदिर के आगे लगा है। हालांकि मंदिर समिति का दावा है कि ये कोड उसने नहीं लगाया। साथ ही इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई, लेकिन कहा जा रहा है कि यहां आए कई भक्तों ने इस पर डिजिटल पेमेंट भी कर दी। अब इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही इस क्यूआर कोड को वहां से हटा दिया गया है। गुवाहाटी में असम पुलिस के जवान अलग अंदाज में नजर आए। वो यहां रंगारंग कार्यक्रम पेश करते दिखे। इस दौरान उन्होंने लोक धुनों से कार्यक्रम में समा बांध दिया। दरअसल ये मौका पुलिस के अपने यूट्यूब चैनल के उद्घाटन कार्यक्रम का था। सोशल मीडिया के दौर में लोगों से जुड़ने और ज्यादा फ्रेंडली बनने के लिहाज से असम पुलिस ने ये अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में खुद प्रदेश पुलिस के डीजीपी जीपी सिंह भी मौजूद रहे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। ऐसी ये खबर आई है असम से, जहां सैकड़ों पुलिस वालों को सिर्फ इसलिए जॉब से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वे शराब की लत नहीं छोड़ रहे थे। असम सरकार ने इन पुलिस वालों को जॉब के लिए अनफिट माना और रिटायरमेंट पर जाने का विकल्प दे दिया। अब जाहिर है असम पुलिस से जुड़ा ये कदम देश भर में शराब के आदी कर्मचारियों के लिए सावधानी का हॉर्न बजा रहा है। आपने कई बार इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी। लोगों की सुरक्षा में तैनात कुछ पुलिस वाले नशे के गुलाम होकर उसमें पूरी तरह बेसुध नजर आते हैं। शराब के नशे में धुत जिस पुलिस वाले को अपनी ही सुध न हो, वो भला आम लोगों की सुरक्षा का ख्याल कैसे रख सकता है। ऐसे पुलिस वालों की वजह से न सिर्फ लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, बल्कि पूरा पुलिस महकमा भी बदनाम होता है। लेकिन अब असम सरकार ने ऐसे मामलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। ये कदम शराब के गुलाम बन चुके पुलिस वालों पर हॉर्न बजाने जैसा है। जाहिर है पुलिस वालों के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। अगर वो खुद फिट नहीं रहेंगे तो अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर सवाल खड़े होना लाजिमी है। असम की हिमंता सरकार ने ऐसे पुलिस वालों को सर्विस से बाहर करने का फैसला किया है जिन्हें शराब की लत है।
जो शराब पिए बिना रह नहीं सकते, जो आदतन शराबी बन चुके हैं। ऐसे चंद लोगों की वजह से पूरे पुलिस महकमे पर उंगलियां न उठे, इसके लिए असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने एक नियम लागू किया है। असम सरकार ने पुलिस विभाग में ऐसे करीब 300 अधिकारी और जवानों की पहचान की है जो आदतन शराबी हैं। इन पुलिस वालों को वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत हटाया जा रहा है। हालांकि इस योजना के तहत रिटायर किए जा रहे इन पुलिस वालों को तनख्वाह पूरी मिलती रहेगी, लेकिन उनके वॉलंटरी रिटायरमेंट से खाली होने वाले पदों पर नई भर्तियां की जाएंगी, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जाहिर है इस कदम से राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार होगा और ऐसे पुलिस वालों को एक संदेश मिलेगा कि वो ऐसा कोई कदम न उठाएं जिसकी वजह से समाज में पुलिस की छवि खराब होती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के पास ही राज्य का गृह मंत्रालय भी है, लिहाजा उन्होंने पुलिस में सुधार का ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि ये नियम नया नहीं है बल्कि पुराना है, जिसे कोई सरकार लागू नहीं करती। असल में जिन्हें शराब की लत होती है, उनके शरीर और कामकाज दोनों पर उनकी इस आदत का असर पड़ता है। असम के 300 पुलिस वाले शराब की लत की वजह से पूरी तरह फिट नहीं है, इसलिए सरकार को उन्हें रिटायरमेंट से पहले रिटायर करने का फैसला लेना पड़ा। असम पुलिस में सुधार को लेकर कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। राज्य के डीजीपी समेत पुलिस के आला अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अधिकारी शारीरिक फिटनेस एक्सरसाइज में शामिल हों। इसके अलावा पुलिस स्टेशन के नियमित निरीक्षण करने और केस दर्ज होने के साथ उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तय करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस और प्रशासन में सुधार को लेकर ये घोषणाएं ऐसे वक्त पर की गई हैं जब हिमंता शर्मा की अगुवाई वाली असम की बीजेपी सरकार दूसरे कार्यकाल में 2 साल पूरे करने जा रही है। 10 मई को असम की सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने असम में पुलिस सुधार को लेकर की गई पहल का स्वागत किया है। इसके अलावा उन्होंने पुलिसकर्मियों की समस्याओं से लेकर कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। उनसे बातचीत की जेएनटी संवाददाता अनामिका गौड़ ने। हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह सर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, असम में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को वीआरएस दिया जा रहा है, क्या कारण है इसका? वीआरएस है या कंपल्सरी रिटायरमेंट है? वीआरएस दिया जा रहा है सर, क्योंकि पाया गया है कि उन पे शराब पीने की लत उनमें लगी हुई है, जिस चक्कर से उन्हें वीआरएस दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वीआरएस तो नहीं, लेकिन कंपल्सरी रिटायरमेंट एक अनिवार्यता है शासन प्रशासन में एक एफिशिएंसी लेवल को लाने के लिए। आप अवगत होंगे कि शराब पीना, वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स और पुलिस कॉन्डक्ट रूल्स के बिल्कुल विपरीत है। और जो अभ्यस्त हैं शराब पीने के, वो किस प्रकार से अपनी ड्यूटी को अंजाम देंगे, किस प्रकार वो एफिशिएंसी दिखाएंगे, इसलिए ये आवश्यक होता है और ये इस कदम का मैं स्वागत करता हूं। अगर हम बात करें पुलिस व्यवस्था की, तो जो पुलिसकर्मी है उनका जीवन जो होता है, उनकी ड्यूटी का जो टाइम होता है, वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है एक पुलिस वाले के लिए अपनी ड्यूटी करना। सर, इसके बारे में अगर आप कुछ कहें। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आज के पुलिस विभाग में पूरे देश में 30% वैकेंसी है। अगर 100 कर्मचारी होने चाहिए थे तो 70 हैं, 30 की वैकेंसी है। सिपाही से लेकर डीजीपी तक अनामिका जी, वो 18 घंटे भी काम करता है, 5 घंटे भी सोता है, तो काम पूरा नहीं होता है। एक ऐसी एक अवसाद की स्थिति आ जाती है, आदमी के अंदर सिंकिंग फीलिंग आने लगती है। क्या पर्याप्त जो उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए सरकार से, वो मिलती है एक पुलिसकर्मी को? सुविधा तो मिलती है, लेकिन सुविधा ऐसे मिलती है कि ऊंट के मुंह में जीरा। एक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पे जाता है तो वो घंटे नहीं गिनता है। परिवार को क्या वो पर्याप्त समय दे पाते हैं पुलिसकर्मी? बिल्कुल नहीं दे पाते हैं। और ये जो पीड़ा है, ये केवल सिपाही की नहीं, सब इंस्पेक्टर की नहीं, पुलिस महानिदेशक भी जब घर से निकलते हैं तो ये मालूम नहीं कि अगला खाना कहाँ मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। रात को घर पे आके सोएगा या कहीं और सोएगा, फिर 2 दिन बाद घर लौटेगा। ये समस्याएं हैं। वही चीज आती है, वर्कलोड ज्यादा, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, स्लीप डिप्राइवेशन और डिप्राइवेशन ऑफ रेस्ट। ये 3 आयाम जो है, ये पुलिस की कार्य पद्धति को बुरी तरीके से कुप्रभावित कर रहे हैं। हमने एक एग्जाम्पल देखा कि एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेके ड्यूटी कर रही है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे सर। इस पे बहुत मार्मिक सवाल किया।
क्रेश तो बहुत ही दूर की चूज है। हमने अपने महिला अधिकारियों के लिए प्रसाधन गृह तक की व्यवस्था नहीं की है। बहुत शुक्रिया सर, गुड न्यूज टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। वैसे ये भी समझना जरूरी है कि भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में पुलिस का काम बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। पुलिस पर कानून व्यवस्था का जिम्मा होता है। पुलिस वालों पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इस सब के चलते उन्हें बेहद कठिन हालातों में काम करना पड़ता है। पुलिसकर्मियों पर अपना फर्ज निभाने का कितना तनाव रहता है, इसका अंदाजा आप 2020 में सामने आई एक रिपोर्ट से लगा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 1 लाख की आबादी पर औसतन 156 पुलिसकर्मी हैं। मतलब एक पुलिसकर्मी के हवाले 641 लोगों की सुरक्षा का जिम्मा होता है। रिपोर्ट में बिहार जैसे राज्य में तो महज 76 पुलिसकर्मियों पर 1 लाख लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात सामने आई थी। देश में पुलिस वालों के काम के घंटे तय नहीं होते हैं। हालांकि रोस्टर में 8 या 12 घंटे की ड्यूटी पर दस्तखत करते हैं। वीआईपी ड्यूटी या त्योहार के समय में पुलिसकर्मियों को लगातार काम करना पड़ता है। यहां तक कि 24 से 30 घंटे तक भी पुलिसकर्मियों को बिना छुट्टी भी अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। बिहार और राजस्थान में तो साप्ताहिक छुट्टी तक नहीं मिलती है, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 दिन में 1 दिन की छुट्टी मिलती है। पुलिसकर्मियों के खाली पदों के चलते उन पर काम का बहुत दबाव रहता है। यहां तक कि घर परिवार के साथ रहने के लिए छुट्टी भी मुश्किल से ही मिल पाती है। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा मिलने के बाद अब खोनी पड़ी है संसद सदस्यता। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पेपर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में मई की शुरुआत भी बारिश के साथ हुई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। मौसम के इस बदले मिजाज की वजह से लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में ये संकल्प पत्र रिलीज किया। इस मौके पर सीएम बोम्मई और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। इस संकल्प पत्र में बीपीएल परिवारों को मुफ्त 3 एलपीजी सिलेंडर का वादा किया गया। साथ ही अटल आहार केंद्र और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की भी बात बीजेपी के मैनिफेस्टो में कही गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक पर विवादास्पद बयान देने का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने पीएम को नालायक बताया। बीजेपी ने इस मामले को लेकर फिर कांग्रेस को घेरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर एक्शन प्लान जारी किया ताकि राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। इसके तहत दिल्ली में 52 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही ओपन बर्निंग पर भी रोक लगाने की बात कही गई। इसके लिए वहां कई टीमें तैनात की जाएंगी। सूडान से 186 और भारतीयों को स्वदेश लाया गया। ये सभी कोच्चि एयरपोर्ट पर उतरे। बताया गया कि इन लोगों को सूडान से पहले सऊदी अरब भेजा गया था। इसके बाद उन्हें सऊदी अरब से विमान के जरिए भारत लाया गया। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से जुड़े नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए। वो रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। एक दिन पहले ही नंद कुमार साय ने बीजेपी से अलग होने का ऐलान किया था। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार में इन दिनों बाहुबलियों की रिहाई का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। आनंद मोहन की जेल से रिहाई के बाद अब प्रभुनाथ सिंह और अनंत सिंह की रिहाई की मांग शुरू हो गई है। इसके लिए बाकायदा पोस्टर तक लगाए गए हैं। देखिए पूरी खबर। बिहार में सब उम्मीद के मुताबिक ही हो रहा है। सत्ता की सियासत जब रिहाई की राह पर चल पड़ी थी, तभी ये साफ हो गया था कि मसला सिर्फ एक चेहरे पर खत्म नहीं होगा। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश सरकार ने कानून में संशोधन किया। अब उसी कानून के भरोसे दूसरे बाहुबलियों को भी जेल से छोड़ने की मांग उठ रही है। बाकायदा पोस्टर भी चिपकने लगे हैं। आनंद मोहन की रिहाई के बाद अब पटना में नई मांग जो है वो उठने लगी है। 2 नेता जो जेल में बंद हैं, अनंत सिंह और प्रभुनाथ सिंह, उनकी तस्वीरों वाले पोस्टर बैनर इस वक्त पटना में देखे जा सकते हैं। और इसमें बाकायदा ये मांग की जा रही है कि इनको जेल से रिहा किया जाए। जैसे आनंद मोहन को जेल से रिहा किया गया, उसी तरह से प्रभुनाथ सिंह जो इस वक्त हजारीबाग जेल में बंद हैं, और अनंत सिंह जो आर्म्स एक्ट के अंदर जिनको 10 साल की सजा मिली है, उनको जेल से बाहर लाने या रिहा करने की मांग जो है उठी है। और आनंद मोहन के बाद अब प्रभुनाथ सिंह और अनंत सिंह की रिहाई की मांग को लेकर ये पोस्टर सवर्ण क्रांति दल नाम के एक संगठन की ओर से लगाए गए हैं। अनंत सिंह जी
और प्रभुनाथ सिंह जी, जिनका एक छवि काफी अच्छी है। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार से यह मेरा आग्रह विनती है कि इन तमाम दो लोगों को भी राज्य सरकार कोई न कोई नियम निकाल कर इन लोगों को भी रिहा किया जाए और बाहर किया जाए, ताकि अपना जो जीवन आगे का है ये सेवा के रूप में बिहार की तमाम जनता के साथ दे सके। रिहाई की मांग करने वाला दल भले ही छोटा हो, पर मैसेज बड़ा है। वही मैसेज जो नीतीश ने आनंद मोहन की रिहाई के जरिए एक जाति विशेष को देने की कोशिश की थी। आनंद मोहन जेल से बाहर और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और पूर्व विधायक अनंत सिंह दोनों जेल के अंदर। ये बात दोनों बाहुबलियों के करीबियों और समर्थकों को पच नहीं रही है। इसलिए इस मांग की धार बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को उनके वादे भी याद दिलाए जा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से मैं मांग करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। ये सारे लोगों को जानकारी है, सारा लोग को, कि कैसे माननीय विधायक जी को फंसाया गया, कैसे क्या किया गया। और इसमें तो उन्होंने, उप मुख्यमंत्री जी ने हमें वचन भी दिया था कि अपनी सरकार बनेगी तो मैं अनंत बाबू को मैं इस पर पूरा जोर दूंगा और इस पर मैं नए रूप से जांच कराऊंगा। ये मुझे तेजस्वी जी ने जब विपक्ष में थे तो मुझे वचन दिया था। बिहार सरकार को इस नई मुश्किल का हल दिख नहीं रहा। हालात ये है कि साफ साफ जवाब देते नहीं बन रहा। न्यायालय का मामला है तो न्यायालय जिसको जब जितना सजाए देगा उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। जो लोग ऐसा पोस्टर लगा रहे हैं न वो मुद्दई है न मुद्दाले हैं, न उनकी कोई भूमिका है। वो प्रचार तंत्र के लिए भाई परिहार बोर्ड में आवेदन देना होता है, इसके लिए सक्षम कार्य नियमावली बनी हुई है। लेकिन हम समझते हैं कि ये पोस्टर के माध्यम से अपनी भावना को व्यक्त करना केवल प्रचार हो सकता है, इसके अलावा इसके कोई निहितार्थ। आनंद मोहन को गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई थी, तो प्रभुनाथ सिंह जनता दल के विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। वहीं अनंत सिंह को AK-47 राइफल मुहैया कराने के मामले में 10 साल की सजा मिली हुई है। अनंत सिंह के घर से AK-47 राइफल बरामद की गई थी। आनंद मोहन की रिहाई के मामले पर कमोबेश बिहार के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के सुर एक से रहे, पर सरकार के भीतर से विरोध हुआ। सरकार में शामिल CPI-ML नीतीश सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर आई। अब जबकि बाकी बाहुबलियों की रिहाई की मांग उठने लगी है, तो बीजेपी को सरकार पर वार करने का मौका जरूर मिल गया है। कानून मंत्री जी यदि इतना ही न्याय प्रिय होते तो अपराधी को छोड़वा देते क्या? अरे अपराधी को छोड़ना ये गलत है, वो किसी जाति धर्म के हों। राजद के दबाव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का निर्णय लिया है। अब जो है प्रभुनाथ सिंह जी और श्री अनंत सिंह जी को भी छोड़ने की बात उठ रही है। अभी इतना ही नहीं, अभी बिहार में 72 और दुर्दांत कैदी जो टाडा और अन्य अपराधों में बंद हैं, वो सब को राजद के दबाव में माननीय मुख्यमंत्री जी को छोड़ना पड़ेगा और बिहार में जंगल राज, त्राहिमाम जंगल राज स्थापित होगा। हालांकि नियम में बदलाव कर आनंद मोहन की रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। डीएम जी कृष्णैया का परिवार सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत पहुंचा है। 8 मई को इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन बिहार में अब जिस तरह बाहुबलियों की रिहाई की मांग उठ रही है, उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। पटना से शशि भूषण कुमार और रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। अप्रैल में जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ। ये पिछले महीने के मुकाबले 12% ज्यादा रहा। अप्रैल में सरकार को जीएसटी के तौर पर 1.87 लाख करोड़ रुपए मिले, जबकि मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1.6 लाख करोड़ रुपए रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नए जीएसटी कलेक्शन पर ट्वीट किया। उन्होंने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर बताया। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में 171 रुपए 50 पैसे की कटौती की। दिल्ली में अब 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,856 रुपए 50 पैसे हो गई। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सोने की कीमतों में हल्की गिरावट रही। सोना प्रति 10 ग्राम 105 रुपए गिरा। इस तरह इसकी कीमत 59,975 रुपए रही। वहीं चांदी में तेजी रही। चांदी 730 रुपए उछली और ये 75,700 पर पहुंच गई। चीन की कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा प्रोफेसर बन गए। उन्हें जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर बनाया। वो टोक्यो यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर टोक्यो कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी होंगे। जैक मा इस दौरान छात्रों और टीचर को स्पेशल टिप्स भी देंगी। सरकार ने बैन की 14 मैसेंजर ऐप। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन आतंकवाद के कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई की। उसने पाकिस्तान से चलने वाले 14 मैसेंजर ऐप को बैन कर दिया। केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की। संभावना जताई गई है कि चैट जीपीटी अब डॉक्टरों की तरह सलाह दे सकता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस पर एक रिसर्च हुई। इस रिसर्च के मुताबिक चैट जीपीटी मरीजों को सही और तुरंत मेडिकल सलाह देने में सक्षम है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक महिला ने अपना तलाक अलग ढंग से लिया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की, जो वायरल हो गई। बताया गया कि तलाक के बाद महिला ने बाकायदा एक फोटोशूट करवाया। इस दौरान महिला ने अपनी शादी से जुड़ी तस्वीरें फाड़ दी और मैरिज ड्रेस भी जला दी। इस कपल की शादी 2012 में हुई थी, लेकिन शादी के करीब 11 साल बाद वो अब अलग हो गए। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा डॉग बाइट्स के मामलों से जुड़ा हुआ है। देश के तमाम शहरों में डॉग बाइट की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसके पीछे कई कारण गिनाए जाते हैं, लेकिन गुजरात में पुलिस ने इसके पीछे एक बड़ा कारण कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को माना है, जो अपने वीडियो के लाइक्स और शेयर बढ़ाने के चक्कर में डॉग समेत दूसरे जानवरों के साथ शरारत करते हैं। क्या डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं के लिए सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है? ये सवाल शायद आपके दिमाग में पहले कभी ना आया हो, लेकिन एक नई जानकारी के मुताबिक इन घटनाओं के पीछे सोशल मीडिया एक बड़ी वजह है। दरअसल अहमदाबाद पुलिस का मानना है कि ज्यादा लाइक और शेयर के लिए कुछ सोशल मीडिया यूजर्स डॉग समेत दूसरे जानवरों को बेवजह परेशान करते हैं। कई बार फनी और हैरान कर देने वाली वीडियो बनाने के लिए यूजर्स ऐसी हरकतें करते हैं जिससे जानवरों को परेशानी होती है। इन अजीबोगरीब हरकतों में सोते डॉग पर हॉर्न बजाना, पटाखे फोड़कर उनकी नींद में खलल डालना शामिल है। जाहिर है कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की इन हरकतों से डॉग्स का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और फिर वही डॉग जो इंसानों का सबसे वफादार माना जाता है उन पर पलटकर हमला कर देता है। बड़ी बात यह है कि इस थ्योरी पर काम भी शुरू हो गया है। अहमदाबाद में सीआईडी की एक टीम ने सोशल मीडिया पोस्ट से उन यूजर्स के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है जो इस तरह का अपराध कर रहे हैं। 100 ऐसे पोस्ट की जांच भी शुरू हो गई है। दरअसल अब ऐसे यूजर्स पुलिस के रडार पर हैं जो लाइक और शेयर के चक्कर में बेजुबानों की भावनाओं से खेलते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। हालांकि ये जांच अभी शुरुआती दौर में है। फिलहाल पुलिस उन यूजर्स तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है जो सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर पाने के लिए कंटेंट के नाम पर बेजुबान जानवरों को परेशान करते हैं। लेकिन एक बार इस तरह के यूजर्स की पक्की पहचान हो जाए तो उन पर कानूनी एक्शन लेने की भी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अहमदाबाद पुलिस डॉग बाइट्स के मामलों के पीछे सोशल मीडिया यूजर्स के शरारती वीडियो को मान रही है। सोशल अड्डा में हमने इसी मुद्दे पर दिल्ली में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। क्या हो रहा है ये अचानक से सोशल मीडिया पे जो ये चीजें आ रही हैं, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है एनिमल वर्ल्ड? बेसिकली लोग जो ये चीप पब्लिसिटी के लिए अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और ट्विटर हैंडल पे लोग और फॉलो करें उनको, ये सब जो ट्रेंड चालू हो गया है, इससे ये लोग रेपरकशंस इसके समझ नहीं पा रहे हैं। आप क्रूरता दिखा रहे हो और उसमें प्राइड फील कर रहे हो, इसमें कोई प्राउड, पहली बात तो प्राउड फील करने वाली कोई बात है नहीं। आप एक गलत मैसेज सोसाइटी को भेज रहे हो कि आप किसी पे क्रूरता करोगे तो आप कोई माचो नहीं बन जाओगे, हैं? आप ये इट्स अ सिक मेंटालिटी। बेसिकली इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ अ criminal being born. You know, a person who inflict pain on
सेंटिएंट बीइंग्स, जो वॉइसलेस बीइंग्स जो हैं, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, दैट इज जस्ट फॉर फन। दैट इज जस्ट फॉर फन। वो एक आपकी मेंटल स्टेटस को भी बताता है कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। आप ये सब करके आप क्या दिखाना चाहते हो कि आप बहुत ब्रेव हो? ये ब्रेवता नहीं, ये ब्रेवरी नहीं है, दिस इज कावर्डनेस। यूएस यूके में तो ये चीज चल रहा है कि यूएस यूके में काफी जगह इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और स्ट्रिक्ट लॉज आ चुके हैं। जैसे स्ट्रे डॉग्स हैं, आप उनको मार नहीं सकते हो। आपके पेट डॉग्स हैं, आप उनको हरास नहीं कर सकते हैं। अगर आप लॉज देखें इसके, एनिमल लॉज हमारे सेक्शन 11A से लेके J तक सारे एनिमल्स के लिए ही है। आप एनिमल को मारते हैं, आप इंजर्ड एनिमल को यूज करते हैं, आप पेट डॉग को बांध के रखते हैं, आप पेट डॉग को खाना नहीं देते हो, उसके अंदर सब लॉज हैं। बट हमारे इंडिया में वही है ना कि ना तो हमें पुलिस से हेल्प मिलती है। अगर आप लॉज देखें, अभी भी है हमारे पास लॉज, मगर हम लोग उसको स्ट्रिक्टली ले नहीं पा रहे हैं। और जो बाहर है, बाहर और हमारे टाइम लगेगा कि भाई अगर हम देखें कि बाहर जो है बहुत आपको 6 मंथ्स के इम्प्रिजनमेंट में है। अगर आप अपने पेट डॉग को टॉर्चर कर रहे हो, 1 साल तक का है। इनफैक्ट 5 ईयर्स तक अभी इम्प्रिजनमेंट में देखा है यूके में। काफी स्ट्रिक्ट लॉज है वहाँ पे। अपने इंडिया में आने में टाइम लग रहा है। चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, गूगल हो, उनके पास सही तरीके से एक लॉ होना चाहिए। इनको इमीडिएटली लोकल पुलिस से अरेस्ट करना चाहिए सर। वो आप नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको भी बिजनेस चलना है। वो जरूर सबसे जरूरी है। अगर आप कहीं एक किसी की फिल्टर होना चाहिए, सोशल मीडिया पे ऐसी चीजों के लिए स्ट्रिक्ट फिल्टर होना चाहिए। आप कहीं देखिएगा, कहीं अगर हम किसी की खून बह रहे अगर फोटो डाल लेते, इमीडिएटली हमें नोटिस आ जाते। क्यों ना ऐसे क्रूअल, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्यों ना ऐसे जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं बंद किया जाए? अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। ये सरकार बिल्कुल हमारा आईटी के अंदर, ये आईटी की तहत या हमारा साइबर क्राइम के तहत ये सारी चीजें बंद करना चाहिए। और ये जब बंद होगा, धीरे धीरे गौरव भाई भी बोल रहे थे, मैम भी बोल रहे थे कि किस तरह का लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और अवेयरनेस की कमी है। और लोग ये नहीं समझ सकते कि किसी बेजुबान को मैं मार रहा हूं, वो बोल नहीं पा रहे, लोग उसको मजे लेते। सीबीएसई के छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग को कोर्स में क्लास 6 से ही शामिल करने का फैसला किया है। दरअसल नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों में स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। इस पॉलिसी के तहत छात्रों को कोडिंग जैसे विषय अब और पहले की कक्षाओं में पढ़ाए जाएंगे। सीबीएसई की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक कक्षा 6 से 8 में ही कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड ने डेटा साइंस को कक्षा 8 के कोर्स में शामिल करने का फैसला किया है। सीबीएसई ने 33 सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डेटा साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट्स और कोविड-19 जैसे विषय शामिल हैं। ये सभी कोर्स मॉड्यूल 12 से 15 घंटे की अवधि के बनाए गए हैं। बोर्ड की तरफ से स्कूलों को कहा गया है कि इन विषयों की 70% पढ़ाई प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, जबकि 30% हिस्सा थियोरी का होगा। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कोडिंग का सिलेबस तैयार करेगी। देश के शिक्षा मंत्रालय ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, जिसमें स्कूल लेवल की शिक्षा के साथ ही हायर एजुकेशन में भी कई सुधार शामिल किए गए थे। पॉलिसी ने इस बात को पहचाना कि मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल थिंकिंग भारत के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों में भारत नेतृत्व की भूमिका निभाएगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की दुनिया भर में किरकिरी हुई है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां पर विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सीक्रेट बातचीत दुनिया भर में वायरल हो गई। दावा है कि इसमें वो विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत का टॉपिक चीन और अमेरिका रहे और ये बातचीत मैसेजिंग प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड पर लीक हुई। कहा गया कि इस दौरान हिना ने शहबाज शरीफ को अमेरिका को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तानी विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी ने चीन और अमेरिका को लेकर बीच का रास्ता न अपनाने की सलाह दी। उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसके चीन के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं।
जेलेंस्की की सेना के हमलों के बाद अब रूस ने यूक्रेन पर पलटवार किया। उसने खेरसोन समेत दूसरे इलाकों में हवाई हमले किए, जिससे कई लोग घायल हो गए। इससे पहले यूक्रेन ने रूस के अंदर हमले किए। बताया गया कि यूक्रेनी सेना ने रूस के ब्रियांस्क इलाके में गोलाबारी की। इस हमले में रूस को काफी नुकसान हुआ। उसके कुछ नागरिक भी इसकी चपेट में आए। इसी से गुस्साई पुतिन की सेना ने जेलेंस्की को जवाब देने के लिए यूक्रेन में कई मिसाइल दागी। जापान के ओकिनावा इलाके में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बताया गया कि इस भूकंप की तीव्रता 5.9 रही। भूकंप की वजह से वहां कुछ देर तक अफरा तफरी मच गई। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। देश के नेशनल हाईवेज पर सरकार का जोर लगातार इस बात पर है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जन सुविधाएं मिले। इसी कड़ी में सरकार ने देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर के कार्यक्रम में बताया कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर 600 जगहों पर वेसाइड अमेनिटीज यानी कि सड़क किनारे सुविधाएं देने की योजना बना रही है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय राजमार्गों पर 600 जगहों पर ये विश्व स्तर की सुविधाएं विकसित कर रहा है, जहां हेलीपैड और ड्रोन लैंडिंग जैसी हाईटेक सुविधाएं भी मिलेंगी। ऐसी सुविधाओं से सड़क हादसों और अंग प्रत्यारोपण जैसी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने में तुरंत मदद मिलेगी। इन वेसाइड सुविधाओं में अच्छे टॉयलेट, पार्किंग और रेस्टोरेंट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी। साथ ही ट्रक ड्राइवर्स के लिए डॉर्मेट्री भी बनाए जाएंगे ताकि वे लंबे सफर के दौरान आराम कर सकें। इसके अलावा इन जगहों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा और ट्रॉमा सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। इन खास स्पॉट्स पर हस्तशिल्प और लोकल लेवल पर बनने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रिटेल आउटलेट भी खोले जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक केंद्र सरकार का लक्ष्य अगले साल तक देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा करने का है।